अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एस्परजिलोमा और एस्परजिलोसिस के ऊपर है। ये अस्थमा के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है और एक ख़ास किस्म की फंगल इन्फेक्शन है। कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट ऑप्शंस आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियोज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्थमा के पेशेंट्स में एक ख़ास किस्म का फंगस है जो एस्थमा के पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन में लेके जा सकता है। यानी कि मरीज़ को वीज़ है और वो ठीक नहीं हो रहा। आपने सारी ट्रीटमेंट्स दे दी, स्टेरॉइड्स दे दिए, प्रॉपर इनहेलर्स दे दिए, मैग्नीशियम दे दिया, मगर वो ठीक नहीं हो रहा। तो यू शुड कंसिडर कि कहीं एस्परजिलोसिस तो नहीं हो गया। अब होता क्या है कि अस्थमा में एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस क्या चीज़ है? अब चूंकि मैंने लफ्ज़ एलर्जिक का यूज़ किया है तो मैं इस एलर्जिक वर्ड को पहले क्लियर कर दूं कि जब ये फंगस एयरवेज में पहुंचता है तो एयरवेज बाकी इन्फेक्शन तो करेंगी। माइक्रोफोन सब लोग बंद कर देंगे अपना। बाकी सारी चीज़ें तो वो करेगा, लेकिन हाइपर रिएक्टिवनेस हो जाएगी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से क्या होगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। यानी कि एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, तो ABPA के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। तो इट इज़ एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द एस्परजिलोसिस। इट कैन प्रोड्यूस एस्परजिलोमा एज वेल। तो एस्थमा के पेशेंट्स में एक बॉल फंगस का बॉल बन जाए कैविटी के अंदर। एक कैविटी बनी है, लंग डैमेज हुआ है और उसके अंदर एक फंगस का बॉल बन गया है। ये एस्परजिलोमा ज़्यादातर उन कंडीशंस में बनेगा जहां पर पहले से कैविटी है। कैविटी कौन सी कंडीशन में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस में, सार्काइडोसिस में, ये मेन है, और भी काफ़ी कॉजेज हैं, मगर एस्परजिलोमा इन दो कंडीशंस में ज़्यादा देखा जाता है। रेयरली ये फंगल इन्फेक्शन इन्वेसिव हो सकती है। इट कैन बी इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब यह है कि ये लंग्स के से होती हुई डिसेमिनेट कर जाए। इट स्प्रेड्स फार्दर अवे, पूरी बॉडी में चला जाएगा, मगर इट यूजली हैपन्स इन पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई ऐसी कंडीशन बताएं जिनमें पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। कोई ऐसी कंडीशन बताएं। HIV, सीवियर स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, सिरोसिस यानी कि लिवर की बीमारी हो जाए, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाए। वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी पे हैं वो भी तो इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाएंगे। हमने इम्यूनिटी कम की हुई है इनकी अपनी कीमोथेरेपी देके। और अब तो वो पेशेंट्स जो बायोलॉजिक्स पे हैं, जो रूमेटॉइड के लिए GID की मेडिसिन पे हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट एज वेल। तो इनको इन्वेसिव एस्परजिलोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए जी, साइन सिम्टम देखते हैं। मैंने आपको बताया कि अस्थमा के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। तो अस्थमा के पेशेंट्स में क्या महसूस होगा? इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, यस। वीज इसलिए कि वो एक्सेसरबेट हो गया है। कफ, कफ में म्यूकस भी आ जाएगा और ब्लड भी आ जाएगा। वो सेवेरिटी की वजह से डैमेज होंगे इर्द गिर्द के ऑर्गन्स। बाकी फिर अब हेडेक और ये सारी चीज़ें फीवर में। साइनसेस कैन डिस्चार्ज। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशंस में अभी हमने जिक्र किया पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, तो
इन पेशेंट्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी देखा जा सकता है। अगर एक अस्थमा का मरीज मैंने जिक्र किया जो ठीक नहीं हो रहे उसके सिम्टम्स, तो हमें क्लिनिकली ही इसको समझ जाना चाहिए कि मोस्ट लाइकली द पेशेंट हैज गॉट ABPA। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करा सकते हैं? इओसिनोफिल्स रेज्ड होंगे। अगर हम स्किन टेस्ट कराएं पॉजिटिव होगा एस्परजिलस को। इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल्स ज़्यादा होंगे। सीरोलॉजी में और स्किन टेस्ट में क्या फ़र्क है? स्किन टेस्ट लुक्स फॉर रिएक्शन टू द स्किन। सीरोलॉजी में बेसिकली एंटीबॉडी पाई जाती है सीरम में यानी कि ब्लड के अंदर। बाकी मैंने कहा कि एक्सरे और सीटी स्कैन में आपको कंफर्म हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में स्पूटम में भी एस्परजिलस मिल सकता है। अब आप ट्रीटमेंट के ऊपर गौर करें तो ट्रीटमेंट इज ओरल स्टीरॉइड्स हाई डोज, और हमें हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हाई डोज स्टीरॉइड्स देने पड़े। एक एंटी फंगल है उसका नाम है इट्राकोनाजोल। अगर पेशेंट्स सिर्फ स्टीरॉइड्स पे ठीक नहीं हो रहे तो वी कैन गिव देम इट्राकोनाजोल एज वेल। एक एंटीबॉडी बनाई गई है एंटी IgE ओमालिजुमाब। दिस कैन बी यूज, थोड़ी एक्सपेंसिव है मगर इस्तेमाल की जा सकती है। अभी हमने जिक्र किया था एस्परजिलोमा का, तो उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन फ़र्क है, इसलिए हम उसको अलग देख सकते हैं। अब एस्परजिलोमा ने एक फंगस के बॉल की तरह की प्रेजेंटेशन है लंग्स के अंदर। ज़्यादातर हेमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहाँ वेसल्स नज़दीक हैं तो इट कैन बी मैसिव हेमरेज। यानी कि जब मैं मैसिव कह रहा हूँ तो ये भी हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो जाए, कफ, फीवर, और ये भी हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक हो, हमें सिर्फ चेस्ट एक्सरे में पता चले। है क्या? फंगस ने उस कैविटी के अंदर जाके अपनी जगह बना ली और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ग्रो करके एक बॉल बना लिया, जो हमें इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे पे और सीटी स्कैन पे नजर आ जाएगा। जब हम एक्सरे की बात करते हैं, थोड़ी सी जगह खाली रहती है हवा के लिए, रेम ऑफ एयर कहते हैं उसको, ये होना ज़रूरी है। छोटी सी प्रैक्टिकल बात है जो काम आएगी। एंटीबॉडीज मिल सकती हैं सीरम की। प्रेसिपिटेंस, प्रेसिपिटेंस का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, जो हमें देख सकते हैं हम एंटीबॉडीज ब्लड के टेस्ट के अंदर। ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है? हमें अक्सर सर्जरी करनी पड़ जाती है, प्लस माइनस इट्राकोनाजोल। अब ये डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है। अगर हमारे पास एक कैविटी है जिसके अंदर फंगस का बॉल पड़ा हुआ था और हमने उस फंगस के बॉल को रिमूव कर दिया है, कुछ पेशेंट्स की रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि एक कैथेटर डाला जाए जिसमें डायरेक्टली एंटी फंगल्स एंटर किए जाएं। उसमें एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है, वो इसके अंदर डाला जाए ताकि वो उसको लोकली एक्ट करके फंगाई को मज़ीद ना बनने दे, वहाँ पर इकट्ठे ना होने दे, इन केस सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करेंगे, अगर ये वेसल है वहाँ पर जो ब्लीड कर रही है, तो हम इस वेसल की अपनी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। यानी कि इस वेसल के थ्रू हम गए और इस वेसल के थ्रू हो सकता है हम इतने नज़दीक ना भी जाएं, उसको अंदर हम एक खास किस्म का एजेंट डाल दें जो इस वेसल को ब्लॉक कर दे, जिसे एम्बोलाइजेशन कहते हैं। हमने क्यों ब्लॉक किया है इस स्पेसिफिक वेसल को, हमने एम्बोलाइज क्यों किया है इस वेसल को? हो सकता है कि फंगल ग्रोथ से इसका लिंक ना हो, एक कॉम्प्लिकेशन से हो। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि बहुत सवेयर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो रही थी और हमने ये नोट किया कि ये वाली वेसल है, और भी वेसल्स हैं,
तो एंजियोग्राफी ने हमें बताया कि ये वेसल है जहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो अगर हम उस एंजियोग्राफी के प्रोसेस के दौरान इसी वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, एम्बोलाइज कर देते हैं, तो ब्लीडिंग वहीं पे रुक जाएगी। लाइफ थ्रेटनिंग है, तो इसलिए एम्बोलाइजेशन किसकी जी? ब्रोंकियल आर्टरी की, जो स्पेशल आर्टरी है, उसकी ब्रांच है, उसको की जा सकती है। ये बात समझ में आई? थोड़ी सी बात इन्वेसिव एस्परजिलोसिस की करते हैं। अब ये ज़्यादा सवेयर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। किन में है जी? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में है। बाकी प्रेजेंटेशन वैसे ही है, कफ, फीवर, डिस्निया, हेमोप्टिसिस वगैरह। हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, तो चेस्ट एक्सरे में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कैविटीज़ मिल सकती हैं, नोड्यूल्स मिल सकते हैं, इनफिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं। ये बात क्यों मैं कहना चाहता हूँ, कैविटीज़ बहुत सारी कंडीशंस में है। निमोनिया में कैविटी बनती है, टीबी में बनती है, सर्काइडोसिस में, मलिग्नेंसी में, इन्फिल्ट्रेट्स, निमोनिया में, लंग कैंसर में। तो इसको डायग्नोज करना इतना आसान नहीं है। एक नोड्यूल होगा, उसके इर्द गिर्द थोड़ी एयर होगी, उसे हेलो साइन कहते हैं। हेलो क्या होता है? एक सर्कल कहते हैं। किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द एक रिंग होने को हेलो साइन कहते हैं। सीटी स्कैन पे कंफर्म नहीं होगा, तो हम स्पूटम लेना चाहते हैं ताकि उसमें हमें एस्परजिलस मिले। फर्ज करो कि मरीज को खांसी नहीं आ रही, तो हम उसे BAL करते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज करते हैं। वो क्या चीज़ है? जैसे हम एंडोस्कोपी का प्रोसीजर करते हैं, वैसे ही मुंह के जरिए जाते हुए, ट्रेकिया में जाते हुए, हम ब्रोंकाई में जाते हुए छोटे ब्रोंकस तक जा सकते हैं। उसको देखने के बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा सलाइन पुश करेंगे और फिर उसको सक कर लेंगे। इसे कहते हैं लवाज करना। लवाज कहते हैं वॉश करना। किसको? ब्रोंकाई को भी और एल्वियोलाई को भी। तो ब्रोंकाई और एल्वियोलाई का लिवाज किया, तो जो वो सिक्रीशंस वापस आई, उसमें हमने देखना है कि एस्परजिलस है या नहीं है। फंगस के हाइफी होते हैं। हाइफी ब्रांचिंग नेटवर्क को हाइफी कहते हैं। वरना हम इसी के थ्रू बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसमें हमें फंगस मिल जाएगा। एक आसान टेस्ट बनाने की कोशिश है, उसे गैलेक्टोमेनन कहते हैं। सीरम में कर सकते हैं, IgG एंटीबॉडी कर सकते हैं। इसके अलावा PCR एम्पलीफाई करता है, PCR से भी चेक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट हाई डोज एंटीफंगल्स, खास तौर पे वोरिकोनाजोल, कैस्पोफंजन। पुअर आउटलुक है, इफ सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो जाए अगर, तो 100% मोर्टेलिटी है। ये था आज का ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर जहन में क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।